हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीलम शर्मा। आज मैं आपको हिस्ट्री का 10वां चैप्टर कराऊंगी, जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात। ये उपनिवेशवाद और देहात 10वां चैप्टर है और इसमें आज मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगी जो कि आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। आप इनको अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके पूरे पक्के नंबर तैयार हो जाते हैं। इसमें से सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का जो नाम है उसी का मतलब समझाती हूँ। इसमें से भी एक छोटा सा क्वेश्चन तैयार हो सकता है। उपनिवेशवाद शब्द से क्या अभिप्राय है? उपनिवेशवाद शब्द का मतलब होता है जब शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश के संसाधनों पर अपना कब्जा जमा लेते थे तो उस प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहा जाता था। जैसे कि भारत में अंग्रेजों ने करा था। अंग्रेजों ने भारत में आकर भारत की सभी चीजों पर अपना प्रभुत्व जमा लिया था, खासकर कृषि और उद्योग पर। तो उनकी इस प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहा गया और इसकी शुरुआत गांव से हुई थी, इसलिए इसे देहात कहा गया। तो छोटे से शब्दों में उपनिवेशवाद और देहात का मतलब हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आना और भारत में आकर सबसे पहले बंगाल जैसे राज्यों में घुसना और वहाँ के सारी चीज़ों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर देना, ये सारा काम उपनिवेशवाद और देहात के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहला इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इस्तमारारी बंदोबस्त क्या था? सबसे पहला मैं आपको 10 टॉपिक बता रही हूँ, मैं फिर से बता रही हूँ आपको। जैसे इस्तमारारी बंदोबस्त क्या था, या फर्जी बोली किसे कहा जाता है, या जमींदारों की जमींदारियां क्यों नीलाम की जाती थी, जमींदार अपनी जमीन को बचाने के लिए क्या किया करते थे। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों और ये जरूर आएंगे। जोतदार कौन हुआ करते थे, बुकानन कौन था, या 5वीं रिपोर्ट क्या थी, और पहाड़ी लोगों की जीवन शैली का वर्णन करो। संथाल विद्रोह क्या था, और दामिनी कोक किसे कहा गया था। ये इम्पॉर्टेंट 10 टॉपिक हैं और 10 ही आज यदि आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपके 10वें चैप्टर में पूरी तैयारी हो जाएगी और आपके पक्के नंबर पूरे हो जाएंगे। सबसे पहले इस्तमारारी बंदोबस्त क्या था? 1793 में इस्तमारारी बंदोबस्त लागू किया गया था। 1793 में इस्तमारारी बंदोबस्त लागू किया गया था, जिसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक निश्चित कर राशि कर दी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1793 में एक कर लगाया था जिसे स्थायी कर भी कहा जाता है, और उन्होंने कर की राशि थी वो निश्चित कर दी थी। इस कर को इस्तमारारी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। समझ में आया बच्चों? अब 1793 में इस्तमारारी बंदोबस्त लागू हुआ। इसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी। जो जमींदार निश्चित राजस्व राशि नहीं चुका पाते थे उनकी जमींदारियां नीलाम कर दी जाती थी। इसलिए ये कर था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब इसका दूसरा क्वेश्चन तैयार होता है, फर्जी बोली क्या थी, जो कि पहले क्वेश्चन से ही संबंधित है। जब जमींदार अपने कर को नहीं चुका पाता था तो उसकी जमींदारी को नीलाम करा जाता था, और नीलाम करने में जितने भी लोग शामिल होते थे ना, वो अधिकतर जमींदार के लोग शामिल होते थे, और झूठी झूठी बोलियां लगाकर या फर्जी बोलियां लगाकर उसी जमींदारी को ऊंचे दामों पर खरीद लिया करते थे, और लास्ट में कर देने से ब्रिटिश सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी को कर देने से मना कर दिया करते थे। इसलिए इस बोली को फर्जी बोली कहा जाता था। इस्तमारारी बंदोबस्त लागू होने के बाद फर्जी बोली हुआ करती थी। अब क्वेश्चन बनता है, जमींदारों की जमींदारियां क्यों नीलाम कर दी जाती थी? ऐसी क्या वजह थी कि जमींदार की जमींदारियां ही नीलाम कर दी जाती थी? जमींदार की जमींदारियां मेन कारण, पहला कारण तो यही बना कि भाई जमींदार की जमींदारी इसलिए नीलाम कर दी जाती थी क्योंकि जमींदार अपने कर को समय पर नहीं चुका पाता था, इसलिए जमींदार की जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। दूसरा कारण ये था कि जब कर लिया जाता था तो कर की मांग बड़ी ऊंची होती थी, प्रारंभिक मांगें बड़ी ऊंची थी जिनको हर किसान नहीं दे पाता था, क्योंकि इस्तमारारी बंदोबस्त लागू हो गया था, इसलिए हर किसान था वो कर नहीं देने में असमर्थ होता था। तीसरा कारण था, जो फसल तैयार होकर बिकती थी ना, उसके दाम बड़े कम थे और पूरा दाम उनको नहीं मिल पाता था, इसलिए भी कर जो किसान था वो जमींदार को कर समय पर नहीं दे पाता था। और एक और महत्वपूर्ण कारण ये था कि कभी कभी किसान जमींदार को परेशानी में देखकर बड़ा खुश होता था और इसलिए जानबूझकर भी कर नहीं देता था, इसलिए जमींदार की जमींदारियां नीलाम कर दी जाती थी। तो अगर आप इसके चारों टॉपिक को याद रखते हो तो चारों के चारों टॉपिक आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करा देते हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में 100% आने वाला क्वेश्चन है। जमींदार अपनी जमींदारी को बचाने के लिए क्या किया करते थे? जमींदार अपनी जमींदारी को बचाने के लिए, जमींदार की जमींदारी क्यों नीलाम की जाती थी? वो जब कर नहीं समय पर दे पाता था। अब जमींदार अपनी जमींदारी को बचाने के लिए क्या किया करता था? पहला पॉइंट,
जमींदार अपनी जमींदारी को बचाने के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा अपनी घर की महिलाओं के नाम करते था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने एक रूल बना रखा था कि जो ज़मीन महिलाओं के नाम होगी उसको नीलाम नहीं किया जाएगा। ये ज़मींदार अपनी ज़मींदारी को बचाने के लिए करता था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वो फर्जी बोली लगवा दिया करता था। फर्जी बोली, वही अपने अपने जो एजेंट थे वो बोली में भेज दिया करते थे और ऊंची ऊंची बोली लगाकर उनके वो जो एजेंट थे उन जमींदारियों को खरीद लेते थे और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसा देने से इनकार कर देते थे। तो लास्ट में वो ज़मीन थी वो ज़मींदारों के पास वापस आ जाया करती थी। तीसरा कारण भी था, अब ज़मींदार अपनी ज़मीन को बचाने के लिए एक और उपाय करता था कि वो अपने लठियाल इकट्ठे कर लेते थे, यानी उनके जो लोग होते थे वो किसी बाहर के ज़मींदार को अपनी ज़मीन में घुसने ही नहीं देते थे। ये भी एक कारण था जो ज़मींदार अपनी ज़मीन को बचाने के लिए किया करता था। अब इसमें से क्वेश्चन बनता है, जोतदार कौन होते थे? जोतदार होते थे भाई वो मझले किसान जो कि अपने हल और अपने बैल लाते थे और दूसरे के खेतों को जोतते थे और भूमि का कृषि का कुछ हिस्सा था वो अपने साथ ले जाते थे। वो लोग जोतदार होते थे। ये जोतदार धनी किसान हुआ करते थे। जमींदारों से और किसानों के बीच की कड़ी थी ये जोतदार, जो कि किसानों के साथ मिलकर, ये धनी किसान होते थे और किसानों के साथ मिलकर अपने बैलों और हलों की सहायता से कृषि किया करते थे। आगे चलकर ये धीरे धीरे इनकी स्थिति थी वो बहुत ही अच्छी होती चली गई। तो अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, बुकानन कौन था? बुकानन ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था, क्योंकि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको भारत में जानकारी देने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में बुकानन को देखा जाता है। बुकानन भारत में यात्रा करने के लिए इसलिए आया क्योंकि उसका उद्देश्य सिर्फ यात्रा करना ही नहीं था, बल्कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र के भूदृश्यों का अध्ययन भी करना चाहता था, ताकि आर्थिक विकास की संभावनाओं की तलाश की जा सके। बुकानन भारत में आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी के रूप में आया था और उसका उद्देश्य सिर्फ घूमना फिरना नहीं था, बल्कि उसका उद्देश्य ये था कि घूमने फिरने के साथ साथ वो ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्थिक स्रोत को किस तरीके से बढ़ा सकता है वो बताना भी था। वो सिर्फ घूमता फिरता ही नहीं था, नक्शे नवीसी नहीं तैयार करता था, बल्कि ये भी देखता था कि कहाँ की भूमि अच्छी है, कौन सी फसल उस भूमि पर उगाई जा सकती है और किस तरीके से उस भूमि से कर वसूला जा सकता है। छोटे से रूप में अगर हम ये कहें तो बुकानन ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए आर्थिक स्रोत के रूप में कार्य करता था। तो बुकानन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से आ सकता है। बुकानन कौन था, किस उद्देश्य से आया था, या बुकानन के बारे में जानते समय में किस तरह की सावधानियां पढ़नी चाहिए, किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए, ये सारे इसी में आ जाते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार होता है, पांचवी रिपोर्ट क्या थी? ये पांचवी रिपोर्ट एक बड़ी ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी भाई। पांचवी रिपोर्ट ने ब्रिटेन की संसद में बड़ी धूम मचा दी थी। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार होता है तुम्हारा। पांचवी रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट थी जो कि ब्रिटेन की संसद में 4 बार भेजी गई रिपोर्टों के बाद ये पांचवी रिपोर्ट भेजी गई थी और पांचवी रिपोर्ट ने ब्रिटेन की संसद में जाकर बड़ी ही धूम मचा दी थी। इसके बारे में ये कहा जाता है कि पांचवी रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में काम कर रही है, जमींदारों को परेशान कर रही है, किसानों को परेशान कर रही है, किसान उनसे कितने परेशान हैं। ये 1002 पन्नों की रिपोर्ट थी और इसमें 800 से ज़्यादा अर्जियां लगी हुई थी। 1002 पन्नों की रिपोर्ट और 800 से ज़्यादा अर्जियां। इनका महत्वपूर्ण उद्देश्य यही था कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप पर ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद का आधार बना। इसलिए कोई संदेह नहीं है कि ग्रामीण बंगाल के संबंध में पांचवी रिपोर्ट में दिए साक्ष्य बहुमूल्य हैं, परंतु ऐसी सरकारी रिपोर्टों को सब सावधानी पूर्वक पढ़ना और समझना आवश्यक है। हमें ये जानने की जरूरत है कि ये रिपोर्टें किसने और किस उद्देश्य से भेजी थी। ये रिपोर्टें भारत ने भेजी थी, भारत के जमींदारों और किसानों द्वारा भेजी गई थी और इसलिए भेजी गई थी क्योंकि ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये किस तरीके से भारत में शासन कर रही है और भारत पर, ईस्ट इंडिया कंपनी पर भारत में कुशासन का आरोप लगाया गया था। 800 से ज़्यादा अधिक अर्जियां लगी थी, जिनमें ये फर्जी बोली के बारे में भी जिसमें ये भी कहा गया था कि किस तरीके से उनकी जमीनों को छीन रही है और फिर नीलाम कर रही है। ये सारी रिपोर्टें वहाँ गई थी। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार होता है, पहाड़ी लोगों की जीवन शैली का वर्णन करो। पहाड़ी लोग वो थे जो राजमहल की पहाड़ियों के पीछे छुप जाते थे और फिर ऐसी पहाड़ियाँ थी वो जो कि अभेद्य जान पड़ती थी।
अबेदे जिनके अंदर घुसना और निकलना बड़ा मुश्किल होता था। वहाँ पर ये पहाड़ी लोग अपना पूरा कब्जा जमा के बैठते थे और किसी को अंदर घुसने नहीं देते थे। यदि वहाँ से कोई व्यापारी अपना माल लेकर जाता था तो उसके माल को लूट-पाट लेते थे। और नहीं, अगर वहाँ से माल को बिना किसी छीना-झपटी के निकलवाना है तो फिर व्यापारियों को एक कर देना होता था, जिसे खिराज कहा जाता था। वो खिराज कर देकर वो अपने माल की रक्षा करते थे। इसलिए पहाड़ी लोग राजमहल की पहाड़ियों में रहते थे। ये लोग महुआ के फूल इकट्ठे करते थे, काठकोलय तैयार करते थे, शहतूत के कीड़े पालते थे। ये लोग इमली के पेड़ों के नीचे झोपड़ियां बनाकर रहते थे, आम के पेड़ों की छाया में आराम करते थे। वे पूरे प्रदेश को अपनी निजी भूमि मानते थे। वे जंगलों में शिकार करते थे और झूम खेती किया करते थे। जंगल से वे खाद्य पदार्थ, रेशम के कोया तथा लकड़ी इकट्ठी करते थे। वे अपने प्रदेश को बाहरी लोगों के प्रवेश का प्रतिरोध करते थे और उनके मुखिया अपने समूह में एकता बनाए रखने के लिए उनके आपसी लड़ाई झगड़े निपटाते थे और वे जनजाति तथा मैदानी लोगों से लड़ाई झगड़े करते रहते थे और अपने कबीले का नेतृत्व करते थे। तो ये है हमारा पहाड़ी लोगों की जीवन शैली का क्वेश्चन और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आता है क्वेश्चन, संथाल विद्रोह क्या था? संथालों ने विद्रोह क्यों करा था? संथाल एक अगुआ बाशिंदे थे जिन्हें ब्रिटिशर्स ने बसाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हें लेकर आई थी और उनसे, क्योंकि ये लोग हल छूने से इनको कोई परहेज नहीं था, ये लोग हल आराम से छू लेते थे, जबकि हल को छूना पहाड़ी लोग थे वो गलत मानते थे। पहाड़ी लोग सिर्फ कुदाल का इस्तेमाल करते थे और संथाल हल का इस्तेमाल करते थे। लेकिन उसके बाद भी संथालों ने विद्रोह क्यों कर दिया? संथालों ने विद्रोह इसलिए कर दिया क्योंकि संथालों को पहले तो मुफ्त में ज़मीन दी गई और फिर बाद में ब्रिटिश सरकार उनसे कर वसूलने लग गई थी। इस बात से संथाल लोग थे वो नाराज हो गए थे और उन्होंने संथाल विद्रोह कर दिया था। दामिनी कोप किसे कहा जाता है? दामिनी को संथालों की भूमि को दामिनी कोप के नाम से जाना जाता है। संथालों की भूमि को दामिनी कोप के नाम से जाना जाता है। तो आज मैंने आपको ये इस चैप्टर के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। आप इन 10 क्वेश्चनों को तैयार करो, आपके 100% नंबर पक्के। तो थैंक यू बच्चों।